नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 21 सितंबर 2025 को। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। फुल डिटेल्स सॉल्व मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से समझाऊंगा और एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ जा रहे हैं, ताकि आप अपने आगे की रणनीति दोस्तों तैयार कर सके और आगे की तैयारी कर सकें। और दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने यहाँ पे 40 प्लस टेस्ट बनाए हैं दोस्तों। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर यूके ट्रिपल का जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर आपके लिए 40 प्लस टेस्ट सीरीज दोस्तों बनाए गए हैं। और इन टेस्ट सीरीज को अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। जरधारी क्लासेस ऐप के नाम से है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन 40 प्लस टेस्ट सीरीज की जो खास बात दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से समझाया गया है। 100 नंबर के आपको टेस्ट मिलेंगे, पूरे 100 नंबर का फुल आपको पेपर जैसा फील होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से समझाया गया है, और साथ में बायलैंग्वेज है, यानी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो नए पैटर्न पर दोस्तों आधारित है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से जरधारी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1 है यहाँ पे, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। कथन 2 है यहाँ पे, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही, आपको ये यहाँ पे बताना है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी दोस्तों जब एक ही रेखीय स्थिति में होते हैं, तो इसको सिजगी कहा जाता है। और सिजगी की भी दो कंडीशन होती है, युति और वियुति। अब युति किसे कहते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, यानी ये आपका सूर्य है, ये है चंद्र, और ये है पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्र पृथ्वी के एक ओर हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं युति। और इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के, यानी पृथ्वी के एक ओर हैं चंद्र और सूर्य, तो इस कंडीशन को युति कहते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है, यानी ये है सूर्य और ये है चंद्र, तो जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी होती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। ये कथन ही बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई। सही आंसर हो जाएगा 1993, 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 में। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, जैसे कि व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य उद्देश्य थे। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, डी ऑप्शन, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 संसद को दोस्तों ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अगर हम इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखें, तो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 231, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी। अब यहाँ पे जो अन्य अनुच्छेद है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 214 ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाईकोर्ट होगा प्रत्येक राज्य के लिए। अनुच्छेद 217 ये कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है। और अनुच्छेद 221 है दोस्तों, यह है न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित। और अनुच्छेद 231 मैंने आपको बता दिया है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी संसद, या संसद को शक्ति है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा है।
सही आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में अशोक ने टोलमी द्वितीय को अपना समकालीन शासक कहा है, जो कि मिस्र का राजा था। अशोक का जो 13वां शिलालेख है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट शिलालेख है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, इसका इसमें वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें 5 यूनानी शासकों का भी वर्णन मिलता है। कई बार प्रश्न बनता है कि अशोक ने किस अपने अभिलेख में, किस शिलालेख में 5 यूनानी शासकों का वर्णन किया है, तो वो है 13वें शिलालेख में। अब यहाँ पे जो अन्य शिलालेख है, जैसे 10वां शिलालेख, इसमें यश और कीर्ति की निंदा तथा धर्म पालन पर जोर दिया गया है। 11वें शिलालेख में धर्म दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता यानी सर्वधर्म संभाव के लिए ये प्रसिद्ध है, 12वां शिलालेख। और मोस्ट इंपोर्टेंट 13वें शिलालेख के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विंडोज 7 में एक बेसिक एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? सही आंसर जो है इसमें 4 पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। इसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन, क्योंकि एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशन टेबल की संरचना केवल 4 प्रविष्टियों की अनुमति देती है, इसलिए एक एमबीआर डिस्क पर अधिकतम कितने पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? 4 प्राइमरी पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 108 के तहत। आर्टिकल 108 है दोस्तों, इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने यानी आहूत करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। और जब दोनों सदनों के मध्य किसी कारण किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको नोट करनी है संयुक्त अधिवेशन को लेकर, तो अनुच्छेद 118 का जो 4 है वो कहता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन में बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अध्यक्षता बुला तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। कई बार प्रश्न बनता है, तो बुलाता कौन है? 108 के तहत राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता कौन करता है इस संयुक्त बैठक की? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया? जुलाई 1991 को दोस्तों भारत ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी किया है। और भारत में आर्थिक सुधार एलपीजी एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की औपचारिक शुरुआत की गई थी जुलाई 1991 में, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और दोस्तों नरसिम्हा राव सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा भी की थी। इस समय किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव सरकार थी इस समय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे तो देखो ये परिकल्पनाएं दी गई है। जो ज्वारीय परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना ये है सर जेम्स जीन्स की। उसके बाद ग्रहाणु परिकल्पना ये दी थी टीसी चैम्बरलिन ने। द्वैतारक परिकल्पना ये थी एच.एन. रसेल ने। और निहारिका परिकल्पना ये दी थी लाप्लास ने। तो यहाँ पे हो रहा है ए का हो रहा है 2, बी का हो रहा है 1, सी का यहाँ पे 4 और डी का 3। इस प्रकार से ये क्रम बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन 2 है, इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। इसमें जो सही आंसर दोस्तों, दोनों कथन यहाँ पे सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। जो नई रोशनी योजना है दोस्तों, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। नई रोशनी योजना, इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। कथन 2 भी यहाँ पे सही है। इस योजना को पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय इसका कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत में खरोष्ट लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन,
पारसी आक्रमण। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूल कारण क्या था खरोष्ट लिपि के प्रचलन का? तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खरोष्ट लिपि का विकास ईरानी यानी पारसी हकमनी आक्रमण और शासन के दौरान हुआ था। ईरानी आक्रमण के दौरान खरोष्ट लिपि का विकास हुआ था भारत में। लगभग 516 ईसा पूर्व में जब ईरानी शासक डेरियस प्रथम डेरियस प्रथम इसने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार किया था और ईरानी प्रशासन में अरमाइक लिपि का प्रयोग होता था दोस्तों उस समय, और इसी अरमाइक लिपि के प्रभाव से भारत में खरोष्ट लिपि का विकास माना जाता है। तो भारत में खरोष्ट लिपि का प्रचलन किस आक्रमण से हुआ? पारसी आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानक ATX। तो मानक ATX होता है दोस्तों यानी स्टैंडर्ड ATX, सबसे प्रचलित और आकार में बड़ा मदरबोर्ड होता है और अपने बड़े आकार के कारण इसमें सबसे अधिक स्लॉट्स यानी विस्तार स्लॉट होते हैं, जिसमें आप अधिक ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड या नेटवर्क कार्ड जोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान कौन करता है? मानक ATX प्रदान करता है। यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन जैसे माइक्रो ATX ये छोटा होता है और इसमें कम स्लॉट्स होते हैं। मिनी ITX ये सबसे छोटा होता है, अक्सर इसमें केवल एक विस्तार स्लॉट होता है। तो सबसे अधिक विस्तार स्लॉट किसमें होते हैं? मानक ATX में। नेक्स्ट यहाँ पे पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य। तो जो पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार हैं? तो इस मुख्य मूर्ति के जो शिल्पकार हैं, जो रामलला की मुख्य मूर्ति है, इसके शिल्पकार हैं अरुण योगीराज। 51 इंच की श्याम वर्ण की मूर्ति के दोस्तों ये शिल्पकार हैं अरुण योगीराज, और ये कहाँ के हैं? मैसूर कर्नाटक के हैं। मैसूर कर्नाटक ये हैं अरुण योगीराज, और इस मूर्ति निर्माण में कृष्णशिला का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे स्वदेश मित्र जो पत्रिका है इसके संस्थापक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद है बंगाली, तो बंगाली इसका संपादन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी का हो जाएगा 1। सुधारक इसके संस्थापक थे गोपाल गणेश अगरकर, सी का हो जाएगा 2। और इंडियन मिरर यहाँ पे NN सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और NN सेन, नरेंद्र नाथ सेन से जुड़ा हुआ था इंडियन मिरर। यहाँ पे डी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 1, यहाँ पे कुल मिला के डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ से दोस्तों पत्रिकाओं से और समाचार पत्रों से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी दोस्तों। महत्व क्या था इसका? स्वतंत्र भारत का ये पहला बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम था और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना। और फिर इसी कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए दोस्तों आगे 1957 में गठन होता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है, और फिर इसी बलवंत राय मेहता समिति के गठन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की इसने सिफारिश की थी आगे लागू होती है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण डेट दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में कि राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर में। मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ा रखा है सारी चीजें। नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। दोनों डेट आपको नोट करनी है। 2 अक्टूबर 1952 को CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये दोनों डेट आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। प्लेटों के विकास प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को
प्लेट विवर्तनिका कहा जाता है। और दूसरा कथन है यहाँ पे, घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति आइसोटेसिस कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन दोस्तों यहाँ पे सही है। अधिकांश तक कथन वाले दोस्तों एग्जाम में प्रश्न अब बन रहे हैं, कथन वाले, मिलान वाले, यानी आपको डिटेल्स में हर चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। प्लेट विवर्तनिका किसे कहा जाता है? ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल की गतिशीलता का वर्णन करता है। और इसमें प्लेटों का बनना हो गया, उनका संचालन, उनका विकास, प्रकृति, ये सारी चीजें, ये संपूर्ण तंत्र जो कहा जाता है वो प्लेट विवर्तनिका कहा जाता है। दूसरा कथन भी सही है, जो समस्थिति होती है, इसका प्रयोग सबसे पहले डटन ने किया था। किसने किया था? डटन। और इसमें संतुलन की स्थिति देखी जाती है। ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के घूर्णन के बावजूद ऊंचे उठे हुए भाग जैसे पर्वत हो गया या नीचे धसे हुए भाग जैसे महासागरीय बेसिन है, एक यांत्रिक संतुलन में है या नहीं। तो ये कौन बताता है? समस्थिति बताती है। इसलिए सी यानी दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि मेघ किससे संबंधित है? जो कृषि मेघ है दोस्तों ये है ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, कृषि मेघ। कृषि मेघ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित एक डाटा रिकवरी सेंटर है दोस्तों, जिसका नाम है कृषि मेघ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य है कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से कृषि अनुसंधान और शिक्षा के डेटा को सुरक्षित और सुलभ बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सहकारी संघवाद है एक प्रमुख उद्देश्य है नीति आयोग का। ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे, अप टू टॉप टू डाउन की और दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ये बिल्कुल दोस्तों गलत कथन है, क्योंकि देखो टॉप टू, ये है टॉप टू डाउन। ये नीति किसकी थी? ये थी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की, और इसी को बदलने के लिए लाया गया नीति आयोग। और जो नीति आयोग की नीति है दोस्तों वो है बॉटम टू टॉप। ये यहाँ पे बॉटम टू अप, यानी नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे की दृष्टिकोण नहीं है नीति आयोग की। नीति आयोग की जो दृष्टिकोण है ये है नीचे से ऊपर, यानी पहले जो योजनाएं होंगी गांव स्थानीय स्तर से योजनाएं बनकर ऊपर की ओर आएंगी, और फिर राज्यों की सक्रिय इसमें भागीदारी होती है। तो जो योजना आयोग था दोस्तों वो था टॉप टू डाउन, लेकिन जो नीति आयोग है वो है डाउन टू अप या बॉटम टू टॉप है। ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाता है नीति आयोग। तो इसलिए कथन 2 गलत हो जाएगा, कथन 1 केवल कथन 1 सही है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसी तरह के कथन वाले या मिलान वाले प्रश्न अब अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए दोस्तों स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 17 मई 2026 को होने वाली है, पुनर्एग्जाम जो होने वाला है, तो आपके लिए 40+ टेस्ट सीरीज दोस्तों बनाई गई है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 40+ टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट 100 नंबर के फुल लेंथ वाले। यदि आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन जरधारी क्लासेस ऐप। इस ऐप का लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दूंगा। इस ऐप में दोस्तों आपको स्नातक स्तरीय वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम हेतु 40+ टेस्ट दिए गए हैं, और ये टेस्ट दोस्तों हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में है। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपने को आंकना चाहते हैं, तो इन टेस्ट को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। तो ये इसे दोस्तों अर्जेंटीना में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 रंगों की पहाड़ी ये अर्जेंटीना के जुजुयू में स्थित है। जुजुयू प्रांत में पुरमा मार्का गांव के पास स्थित है, अर्जेंटीना में 7 रंगों की पहाड़ी। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? उच्चतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए मैक्स
फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू, मिन यहाँ पे ये सबसे छोटी संख्या बताता है, मिनिमम वैल्यू बताता है, और जो सम होता है ये टोटल बताता है, और जो एवरेज होता है ये औसत यानी एवरेज निकालता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, मैक्स फंक्शन का उपयोग होता है किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए, किसमें, एम एस एक्सेल में। आगे बढ़ते हैं, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो सही आंसर इसका गुरु अर्जुन देव, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सिखों के जो पांचवें गुरु थे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कजान, रूस में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो कजान, रूस में आयोजित किया गया था अक्टूबर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंधों में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया, बिल्कुल सही है। इस कर में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करों को समाहित किया गया, बिल्कुल सही है। और इस कर को सिंगल वेट से भी जाना जाता है, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, यानी तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 और 2 और 3 ये तीनों सही है। भारत में जीएसटी को 101वें, कई बार संविधान संशोधन में आता है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और 17 जो अप्रत्यक्ष कर थे, तो इनको इसमें शामिल किया गया था, समाहित किया गया था, और साथ में इसको सिंगल वेट से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन 1, 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2018 से पहले जो 2006 के अधिनियम के अनुसार, यानी 2018 से पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में जो अंतर का एकमात्र आधार था दोस्तों, वो था प्लांट और मशीनरी, यानी संयंत्र और मशीनरी। दूसरा कथन यहाँ पे, 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंड को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि एक तो जो ये पूर्णता अधिसूचित हुई थी, ये संशोधन ये 2020 में अधिसूचित हुआ था। 2018 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में ये पूर्णता अधिसूचित हुई थी, और इसमें निवेश के साथ टर्नओवर को भी आधार बनाया गया था, न कि केवल उत्पादन मानदंड को। इसलिए कथन 2 यहाँ पे गलत हो जाता है, कथन 1 सही है, यानी कथन ए सही है, कथन 2 गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान यहाँ पे करना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905, डेट भी आपको नोट करनी है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था बंगाल विभाजन। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1909 के तहत मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो इसलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये 1909 मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। लखनऊ पैक्ट ये 1916 से संबंधित है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। और हिंदू महासभा का गठन ये हुआ था 1915 में। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार कुंभ के दौरान 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि 1 का है यहाँ पे बी, 2 का है ए, 3 का है डी, और 4 का है बी। नहीं, 1 का यहाँ पे क्या है? सी है, ठीक है, 1 का सी। तो देखो 1 का सी, CADB, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, HTTP, www, FTP, टेलनेट और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? दोस्तों जो OSI मॉडल है, इसकी 7 लेयर होती है, और इसमें जो एप्लीकेशन लेयर होती है
तो इसमें होता है इनका उपयोग HTTP, WWW, FTP, टेलनेट और SMTP, क्योंकि इन सभी का उपयोग जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसमें होता है। और एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये अंतिम उपयोगकर्ता के सबसे निकट होती है, यानी इसको कौन यूज करता है, जो यूजर होता है, जो उपयोगकर्ता होता है। एप्लीकेशन लेयर ये उपयोगकर्ता से संबंधित होती है। और इसमें जैसे HTTP, WWW ये वेब ब्राउजिंग से संबंधित है, FTP फाइल ट्रांसफर से संबंधित है, SMTP ये है ईमेल से संबंधित है। तो ये जो उपयोग है ये OSI की एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होता है? तो भारत में अधिकांशतः जो वर्षा होती है लगभग 75% ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। भारत में कुल वर्षा का लगभग 75% इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है भारत में। और ये जून से सितंबर के मध्य सक्रिय रहता है ये मानसून। इसमें अगर हम शाखाओं की बात करें तो इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक है अरब सागर और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। नए विकास बैंक NDB का मुख्यालय स्थित है। जो नया विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय वो है संघाई चीन में। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जो NDB बैंक है दोस्तों, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की है। BRICS ब्रिक्स देशों ने। और कब की? 2014 में। 2014 में जब फोर्ट लेजा शिखर सम्मेलन हुआ था तो 2014 में NDB की स्थापना की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा। और इसका मुख्यालय है संघाई चीन में, क्योंकि चीन भी ब्रिक्स का एक सदस्य है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रसिया, C से चाइना, I से हो गया इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये सभी देश ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। इन्होंने NDB की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय वो है संघाई चीन में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद और यहाँ पे आपको इनके जो प्रावधान है इनका आपको मिलान करना है और फिर दिए गए कोड को आपने सही इसका आंसर देना है। तो देखो ये है अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 14, ये है विधि के समक्ष क्षमता, यानी ए का हो जाएगा दोस्तों कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। उसके बाद है अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। लगभग 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आ जाती है। अनुच्छेद 21 ये दोस्तों प्राण और दैहिक यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पे देखो ए का है 1, बी का है 3, सी का है 2 और डी का है 4। 1 3 2 4 इसका सही आंसर है। 1 3 2 4 यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, क्योंकि इसी के माध्यम से रिट जारी करने की ये शक्ति देता है। क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करता है दोस्तों अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी आर्टिकल मैंने आपको जो पॉलिटी सीरीज थी हमारी उसमें डिटेल्स में मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? जो इलबर्ट बिल विवाद था दोस्तों ये था न्यायपालिका से संबंधित। ये बिल आया था 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था इलबर्ट बिल। क्या था दोस्तों ये बिल और इसके विवाद के कारण क्या थे? तो इस बिल का जो उद्देश्य था वो था भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय यानी जो अंग्रेज थे उन अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देना। यानी जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको ये अधिकार दिया जा रहा था कि वो भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन फिर यहाँ पे अंग्रेजों ने या जो यूरोपीय व्यक्ति थे उन्होंने इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। और इसके परिणाम स्वरूप इसको फिर वापस लेना पड़ा था अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा। तो अंग्रेजों ने इसे अपने नस्लीय अपमान के रूप में देखा और भारी विरोध किया था उस समय, जिसके कारण सरकार को बिल वापस लेना पड़ा था।
ये न्यायिक समानता से जुड़ा मामला था, न्यायपालिका से संबंधित था ये। बी ऑप्शन हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद 1883। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, और ये बोल रहा है कि एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं, यानी ये खुला मैदान है और यहीं पे है ए और बी, लेकिन ए का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब जब भी रीजनिंग में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले दिशा का निर्धारण कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस ओर रखनी है, आपको पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया ऊपर उत्तर और ये हो गया दक्षिण। एक ही बिंदु पर ए और बी है और ए का मुख है उत्तर की ओर, यानी ए का मुख उत्तर की ओर है और बी का मुख है दक्षिण दिशा की ओर। ए अपने दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर चलता है। ए का मुख है ऊपर की ओर उत्तर की ओर और ये दाहिना इसका इधर हो गया, यानी ये दाहिनी ओर चलता है 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर। बी अपने बाईं ओर, अब बी का मुख दक्षिण की ओर है तो इसका बायां भी इसी साइड हुआ पूर्व की ओर, तो बी अपनी बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो इनका बिंदु एक ही है तो ये अपने बाईं ओर चलेगा 2 किलोमीटर, तो ये बी की दूरी होगी। अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देता है, ये चलता है दक्षिण की ओर, दक्षिण का है यहाँ, ये दक्षिण की ओर चलना इसने शुरू कर दिया है और बी 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। बी यहाँ पे पहुंचा है 2 किलोमीटर चलने के बाद और ये दक्षिणावर्त घूमेगा, पूरा दक्षिण नहीं घूमेगा, घूमेगा बल्कि दक्षिणा 45 डिग्री घूमेगा। ये तो 90 डिग्री घूमा और ये घूमेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका हो जाएगा इस प्रकार, ये यहाँ चलेगा और चलना शुरू करता है। कुछ समय पश्चात वे पी बिंदु पर मिलते हैं, ये मिलेगा इसको पी बिंदु पर, ये मिल गया पी बिंदु पर मिल गए दोनों। बिंदु पी प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकालनी है, प्रारंभ बिंदु से जहाँ पे वो खड़े थे, हमने ये दूरी निकालनी है दोस्तों। अब इस दूरी को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो हमने इसको माना ए, ये जो प्रारंभिक बिंदु था इसको हमने माना बी, और ये चलो इसको हम मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ओ डी और पी मान लेते हैं, ठीक है, ओ डी पी। तो ओ पी, ओ पी स्क्वायर इजकल टू ओ डी, ओ डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। अब हमें पहले ये वाली दूरी तो निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम ओ और पी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी प्रारंभिक स्थान और जो अंतिम बिंदु उसके बीच की दूरी। तो इसके लिए हमें पहले ये वाली दूरी मालूम करनी होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो बी है वो घूमा 45 डिग्री, तो देखो यहाँ से लेकर इसकी दूरी 2 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर फिर दूरी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो 45 डिग्री घूमने में फिर जो ये आपका ए था वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचेगा, ये भी 6 किलोमीटर ही चलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी भी, जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ से होगी उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ से होगी 6 किलोमीटर, क्योंकि वो 45 डिग्री घुमा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, इसलिए जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी यहाँ से यहाँ तक है। अब हमें ये दूरी मालूम हो चुकी है 6 किलोमीटर, और प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक ये है 8 किलोमीटर, तो जो ओ और डी है वो है 8 किलोमीटर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस डी पी है ये है 6 किलोमीटर, यानी 6 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ये यहाँ पे फॉर्मूला हमें मिल चुका है, यानी 64 प्लस 36 इजकल टू 100, और ओपी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी 10, यानी इसका 10 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 10 किलोमीटर। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों सही आंसर। काफी लेंथी सवाल था यार यहाँ पे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए चित्र में मार्ग ए एम बी, ये है मार्ग ए एम और बी, वृत्ताकार मार्ग ए बी, जो वृत्ताकार मार्ग ए से लेकर बी तक, तथा ए आर बी, ए आर और बी की लंबाई क्रमशः D1, D2 तथा D3 है, तब सही विकल्प का आपने चयन करना है। देखो यहाँ पे ए एम बी, पहले हम इसकी लंबाई निकाल देते हैं, ए से लेकर एम तक और एम से लेकर बी तक। यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ देखिए, क्योंकि ये वर्ग है
और सभी जो इसकी भुजाएँ हैं, उनकी माप बराबर होगी। इसकी माप देखिए पहले, ओ से लेकर पी तक की दूरी है 1 और पी से लेकर ए तक 1, यानी टोटल इसकी दूरी हो जाएगी 2। तो ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2, चलो हम इसको सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है? ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी ए से लेकर एम, ए एम इज़ इक्वल टू 2 और एम बी इज़ इक्वल टू 2। तो ए एम बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो हमें मिल चुका है ए एम बी, और वैसे ही दिखने में लग रहा है ये सबसे लंबा होगा, तो डी वन तो सबसे लंबा होगा। अब इसका आंसर या तो ए होगा या सी होगा। क्या होगा आंसर, ये हम अभी हमें निकालना पड़ेगा जब हम डी टू और डी थ्री की लंबाई निकालेंगे। यानी डी वन की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर मालूम हो चुकी, यानी ए एम बी की लंबाई। अब देखो यहाँ पे ये है ए बी की, देखते हैं पहले। अब देखो ये एक वृत्त की क्या है, वृत्त का एक भाग है। तो ये पूरा वृत्त अगर होगा तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से होगा पूरे वर्ग के, यहाँ पे कई वर्ग बनेंगे इसकी तरफ भी। ये एक वृत्त की वृत्त का भाग है, और जो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। लेकिन ये वृत्त का एक चौथाई भाग है। ये देखो यहाँ से, ये वृत्त का एक चौथाई भाग है, क्योंकि जब ऐसे 4 टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि एक और टुकड़ा मिलेगा तो वृत्त का आधा भाग हो जाएगा, एक और मिलेगा और फिर एक और मिलेगा तो पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन ये एक चौथाई भाग है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसकी माप कितनी हुई, 2 पाई आर बट्टे 4। और आर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 4 पाई बट्टे 4, यानी इक्वल टू पाई। तो इसकी वैल्यू आप लगा सकते हैं कितनी, अभी पाई है, ठीक है? तो डी टू इक्वल टू पाई। अब जो ये वाला है, तो ये भी एक परिधि का त्रिभुज का भाग है, और ये भी एक सॉरी वृत्त का भाग है, और वृत्त का ये भी एक चौथा भाग है, ठीक है? तो इसका भी हम निकालेंगे, इसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर बट्टे लेकिन इसका, हाँ, चौथा भाग है बट्टे 4। लेकिन इसका जो त्रिज्या है दोस्तों, जो आर है, आर की वैल्यू कितनी है, वो है इतनी होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू पाई बट्टे 4, यानी 2 इंटू पाई अपॉन 4, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू है आधा पाई, पाई बाई 2, यानी इसकी वैल्यू आधा पाई है। लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही इसकी भी वैल्यू है। तो जब इसकी वैल्यू आधा पाई है और इसकी वैल्यू भी आधा पाई है, तो दोनों मिलके 1 पाई हो गया। यानी इस पूरे जो ये मार्ग दिया गया है ए से आर तक और आर से बी तक, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि आधा पाई इसकी आधा पाई इसकी, तो ये भी टोटल 1 पाई हो जाएगा। 1 पाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी कितने निकाले हमने, 1 पाई निकाली। दोनों ये बराबर हैं, इसकी लंबाई भी बराबर है और इसकी लंबाई भी बराबर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, D2 और D3 बराबर है। लेकिन जो D1 था, D1 ये 4 सेंटीमीटर था, ये सबसे लंबा था, D1 सबसे लंबा है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट यहाँ पे ये रिलेशन संबंध है, ए और बी भाई हैं। तो ए और बी है, ये हैं भाई। ए का पिता सी है, ए का पिता है सी, ई का भाई डी है, तो ई का भाई है वो है डी, और बी की पुत्री ई है, तो बी की पुत्री है दोस्तों ई, तो बी का पुत्र हो जाएगा डी, ठीक है? तो डी का ताऊ या चाचा कौन होगा, तो डी का ताऊ या चाचा होगा, क्योंकि डी का पिता बी है और बी का भाई ए, तो डी का ताऊ या चाचा कौन हुआ, ए हुआ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डी का ताऊ या चाचा कौन हुआ, ए। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन है सभी सुइयां धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं और सभी पेड़ डिब्बे हैं, और फिर इस कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्तों, इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। कथन है सभी सुइयां धागे हैं, सुई किसके अंतर्गत आ गई, धागे के अंदर, सभी सुइयां धागे हैं, तो ये हमने बना दिया सुई, सुई।
और ये बोल रहा है कि सभी सुइयां धागे हैं, यानी सुई किसके अंतर्गत आ गई, धागे के अंतर्गत, धागे, सभी धागे डिब्बे हैं, सभी धागे किसके अंदर आ गए, डिब्बे के अंदर, ये है डिब्बे, सभी पेड़ डिब्बे हैं। देखो इस कथन को समझो क्योंकि इसी पे आंसर छुपा हुआ है। सभी पेड़ डिब्बे हैं, यानी पेड़ डिब्बे के अंदर आ गए, लेकिन पेड़ का इसने स्पष्ट ये नहीं बताया कि क्या पेड़ का संबंध डिब्बे के अंदर यहाँ है पेड़, या यहाँ भी हो सकता है पेड़, या यहाँ भी हो सकता है पेड़। पेड़ का इसने लिखा नहीं है, या तो ये नहीं लिखता है, या तो इस प्रकार से लिखता है कि सभी पेड़ डिब्बे हैं लेकिन पेड़ धागे और सुई नहीं है, ऐसा इसने नहीं लिखा है। तो पेड़ धागे के अंदर भी हो सकता है क्योंकि डिब्बे के अंदर तो धागे भी आ गए, सुई भी आ गई। तो पेड़ या तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब निष्कर्ष देखो, कोई भी सुई पेड़ नहीं है। ये कथन स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी सुई पेड़ हो भी सकता है, क्योंकि पेड़ अगर यहाँ होगा, क्योंकि आ तो पेड़ डिब्बे के अंदर ही आ गया, ये वाला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने स्पष्ट नहीं बताया कि पेड़ कहाँ पे है। तो हो भी सकता है कोई भी सुई पेड़ नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, इसलिए ये कथन तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। कुछ पेड़ धागे हैं, देखो पेड़ का फिर यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं है, पेड़ यहाँ भी हो सकता है धागे के अंतर्गत, या धागे के बाहर भी हो सकता है, लेकिन पेड़ तो डिब्बे के अंदर तो आ रहा है, लेकिन क्या ये धागे के अंदर है या नहीं है, ये इसने स्पष्ट नहीं किया है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये कथन भी स्पष्ट नहीं है। कुछ डिब्बे सुइयां हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, तो देखो यहाँ पे डिब्बे, कुछ जो डिब्बे हैं वो सुइयां हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, ये कथन सही है क्योंकि देखो जो सुई है वो धागे हैं और धागे क्या है, डिब्बे हैं। जब सुई धागे हैं और धागे डिब्बे हैं तो सुई भी डिब्बे होगी, तो कुछ डिब्बे सुइयां होंगी, ये सही है। और कुछ पेड़ सुइयां हैं, फिर यहाँ पे पेड़ का स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी नेहरू घर जबकि बाकी विद्यार्थी गांधी घर से संबंध रखते हैं। डी और एफ लंबे हैं, ये आपको नोट करने हैं, लंबे कौन है, डी और एफ हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। तो टोटल कौन है, ए बी सी डी ई एफ, तो डी और एफ को यहाँ पे हटा दो तो स्मॉल कौन है, ए बी सी और ई, ये छोटे हैं। ए सी डी ने जूते पहने हैं, जूते किसने पहने हैं, ए सी डी, ए सी डी, यानी ए सी और डी ने जूते पहने हैं। तो बचे कौन, बी ई और एफ, यानी बी ई और एफ ये क्या है, बिना जूतों के हैं। तो कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और छोटे हैं, तो छोटे हैं ए बी सी ई और जूते नहीं पहने हैं बी ई एफ ने। इसमें कॉमन देखो, एक तो बी हो जाएगा, इसको लिखो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई, यहाँ भी ई है, और यहाँ पे कॉमन सिर्फ बी और ई ही मिल रहा है। तो बी और ई क्या है, छोटे भी हैं, छोटे भी हैं, और साथ में बी और ई क्या है, इन्होंने जूते नहीं पहने हैं। तो जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और छोटे हैं वो है बी ई, ये ऑप्शन। इतना इसने घुमा रखा है, लेकिन लास्ट की जो दो लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन में आंसर छुपा है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है, यानी इसमें स्पष्ट ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति हैं, इनमें यही भाषाएं बोली जाती है, हिंदी बोल सकते हैं, स्पेनिश और अंग्रेजी। लेकिन समूह में 2 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो कोई 2 भाषा बोल सकते हैं, यानी 2 व्यक्तियों को यहाँ पे 2 बार गिना गया है, और एक व्यक्ति को जो 3 भाषाएं बोलता है वो 3 बार गिना जाएगा जब हम इनका टोटल करेंगे। तो पहले जो ये भाषाएं बोलते हैं, 6 हिंदी हो गया प्लस 15 स्पेनिश प्लस 6, तो इसका टोटल जो आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 27, 6 से 12 और 15 27, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टोटल 27 हो गया, यानी 27 बारी बोली जा रही है। 6 व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश और 6 व्यक्ति अंग्रेजी, यानी 27 बारी भाषा बोली जा रही है।
लेकिन इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई 2 भाषा बोल सकते हैं। हमें समूह में कितने व्यक्ति ये निकालने हैं। समूह में भाषा 27 बार बोली जा रही है, लेकिन हमें समूह के व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो यदि समूह में 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएँ ही बोल सकते हैं, 2 व्यक्ति बोल सकते हैं 2 भाषाएँ, एक भाषा और 2 भाषा, ए भाषा और बी भाषा। एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो ए भाषा और बी भाषा बोल रहा है। लेकिन हमें इसको एक बार ही गिनना है, यानी इसकी एक भाषा यहाँ पे कट कर दो, एक भाषा यहाँ पे कट कर दो। तो यानी 2 हमें माइनस करना है, कितना हुआ 25। लेकिन साथ में एक व्यक्ति 3 भाषा बोल सकता है, तो एक व्यक्ति की गिनती हमें एक ही भाषा में करनी है और 2 वहाँ से इसको घटाना है। -2 फिर कर दो, तो कितना हुआ 23। सिंपल सा दोस्तों ये सवाल था। टोटल यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 23 है। 23 व्यक्ति हैं और इसमें से देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है फिर, 23 में से 2 व्यक्ति 2 भाषाएँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फिर जुड़ जाएगा 25 और एक व्यक्ति 3 भाषा बोल सकता है, तो इसकी 2 भाषाएँ और ऐड करो 27। टोटल यहाँ पे भाषाएँ 27 बोली जा रही हैं ये 27 बार बोली जा रही है, लेकिन इसमें टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो है 23। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ से एमवा और अंत से एनवा है, तो कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा। देखो तो यहाँ पे जैसे कुल यहाँ पे एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में, ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमने निकालनी है। कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे पी मान लेते हैं। तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो होती है बाएं से स्थान, बायां स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये पी इक्वल टू बाएं से स्थान क्या है, आरंभ से स्थान है एमवा प्लस अंत से स्थान क्या है एनवा है और -1 एम प्लस एन -1 एम प्लस एन -1 इक्वल टू पी। इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक आयताकार शीट जिसका माप है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई। कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। हमें पूर्ण वृत्त काटने हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी व्यास कितना होगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारा पहले हम आयत देख लेते हैं। ये हमारी आयताकार शीट, ये इस प्रकार। इसकी जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। ये हमारा वृत्त, अब इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का व्यास है। अब हम अगर लंबाई में देखें तो लंबाई हमारे पास 11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर लंबाई में अगर हम 2 सेंटीमीटर के त्रिभुज ये वृत्त काटते हैं पूर्ण वृत्त, तो 5 वृत्त कटेंगे, 2 पंजे 10 और साथ में 1 सेंटीमीटर शेष रहेगा क्योंकि 11 सेंटीमीटर है। और 2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास का ही त्रिभुज है। देखो व्यास मतलब कुल मिला के यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर नहीं, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर इसका यहाँ तक हुआ, यानी यहाँ तक ये वृत्त कटेगा। दूसरा वृत्त कटेगा इस प्रकार से, ये तीसरा कटेगा, चौथा और पांचवा, और ये 1 सेंटीमीटर शेष रह जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर लंबाई में 10 सेंटीमीटर के ये वृत्त कट गए, और ठीक 2 सेंटीमीटर ऊपर भी शेष रखना भी, यहाँ पे भी हमारे 5 वृत्त कटेंगे। अब देखो इन वृत्त की अगर हम लंबाई की बात करें तो व्यास 2 सेंटीमीटर का व्यास है, 2 सेंटीमीटर का व्यास है, 2 सेंटीमीटर का व्यास है, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर तो लंबाई में कटा और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे शेष बचा 11 में से। और चौड़ाई की बात करें तो इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर का व्यास, यानी टोटल 4 सेंटीमीटर ये चौड़ाई में चला गया। तो कुल मिला कितने टोटल वृत्त कटे, ये पूर्ण वृत्त 10 वृत्त काटे जा सकते हैं 11 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर आयताकार शीट में। इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है। यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है और n वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाती है, तब ए की आयु नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देखिए आप, प्रश्न पूछा गया है इसमें न तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि एज कितनी होगी, यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम ये देखेंगे यूनिक आंसर क्या होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, एक सम संख्या जो अभाज्य है, एक संख्या जो सम है, ए और बी इसमें भी सम है, इसमें भी सम है।
क्योंकि अगर सम होगा तो ए आंसर भी होगा हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। डी ऑप्शन देखिए, एक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, तो ये भी यूनिक नहीं है। यूनिक क्या है यहाँ पे, एक संख्या जो विषम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, एक संख्या जो विषम होगा, क्योंकि ए की आयु हो सकती है सम। जब ए की आयु सम हो सकती है तो ये वाला आंसर भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है, और ये वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। लेकिन वो क्या नहीं हो सकता है, तो वो केवल विषम नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक निश्चित कूट में एलेक्स को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट में एस यू डी के लिए क्या कूट होना। अब देखो इसने एलेक्स, इसमें कितने, ये 4 हैं, ए एल ई एक्स, उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 12 हैं, 3 3 6 3 9 3 12, यानी एक जो ये ए है इसके लिए है 3 संख्याएं, यानी प्रत्येक के लिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, यानी ए जो इंडिकेट कर रहा है वो है 001, फिर एल इंडिकेट कर रहा है, एल के लिए जो इंडिकेट हुआ है 144, फिर ई के लिए यहाँ पे ई के लिए है 025, और एक्स के लिए यहाँ पे 576। अब हमें निकालना है कि ये क्यों इनके लिए ये लिख रहा है, ये कोड क्यों लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ए का जो नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, एल का होता है 12, ई होता है ए बी सी डी ई 5वें नंबर पे, और एक्स होता है 24वें नंबर पे, एक्स वाई जेड 24, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आता है 144, 5 का स्क्वायर है 25, और 24 का स्क्वायर आता है 576, यानी ये स्क्वायर से संबंधित है। अब हम लिखेंगे एस यू डी। एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर होता है 19, 19 स्क्वायर होता है दोस्तों 361, यू का नंबर है 21, और 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441, और डी का नंबर होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी लास्ट में 16 होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लास्ट में 16 है, इसका डी आंसर होगा। ये टोटल हम लिखेंगे 361, 441 और 16, 361, 441 और 016, क्योंकि जीरो ये लगा रहा है, जैसे यहाँ पे इसने जीरो लगाया, यहाँ पे इसने जीरो, 2 जीरो लगाए, तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों 40 क्वेश्चन, यानी जो जीएस का सेट होता है, जीएस और रीजनिंग का, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, और बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है उत्तराखंड जी के और हिंदी का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और क्योंकि विस्तार से मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे समझाया है, और आपने विश्लेषण कर दिया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यूकेटीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, 40+ टेस्ट आपके लिए इसी पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जरदारी क्लासेस ऐप, या लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों आप जरूर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।